तो आप 2.5 महीने में यहाँ अब तक पहुँचे थे? हाँ, ये 54वां दिन है मेरा। अच्छा। 53 दिन चलते हुए हो गया, आज 54वां दिन विश्राम का था। और एक परंपरा है दरअसल कि माँ को चूँकि स्त्री रूप में माना जाता है, कन्या रूप में माना जाता है, तो यहाँ जो कन्याएं हैं ना इस तट पर, तो अगर कन्याओं को भोजन करा दो तो ऐसा ये माना जाता है कि आपने माँ नर्मदा को स्वयं भोजन अर्पित किया है, उन्हें जिमाया है, उन्हें भोजन कराया है, उन्हें प्रणाम किया है इस तरह से। तो कन्या भोज का एक कन्या पूजन का आज आपने आयोजन रखा था इसका? हाँ, सवेरे मैंने किया हुआ था। तो वो एक उस अनुष्ठान एक तरह से होता है, उस अनुष्ठान को मैंने आज सवेरे किया। और अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बीच बीच में ऐसा दरअसल यहाँ क्या कड़ाही होता है, कड़ाही भोज किया जाता है। तो कड़ाही मतलब हलवा बनाना कड़ाही में, और माँ को भोग वही लगता है। तो एक बार हलवा बना लें, माँ को भोग अर्पित कर दें और उसी को प्रसाद रूप में बांट दें। फिर इसके बाद तो आप खीर पूड़ी खिलाएं, सब्जी पूड़ी खिलाएं, जितना भी उदर पूर्ति के लिए और मन पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए ज़रूरी है जो भोजन, वो तो सब होता ही है, वो तो सब करना ही चाहिए। और इस बीच बहुत सारे लोगों के ऐसे ऐसे अनुभव भी मिले हैं कि जब लोगों के पास खाने को रात में नहीं था, अच्छा, और माँ ने खुद अपने हाथों से भोजन कराया है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब शरीर में आके, अच्छा, शरीर में आके आपको भोजन कराना, तो ऐसे ऐसे अनुभव भी सुनने और जानने को मिले हैं। आप डेली के कितने किलोमीटर चलते हैं? मैं डेली 30 से 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर भी चला हूँ, अगर सड़क अच्छी मिली है, रास्ता अच्छा मिला है। और कई बार तो जो बहुत दुर्गम इलाका था, जहाँ दुर्गम राह थी, वहाँ 20 किलोमीटर भी चलना कठिन हुआ है। अच्छा, तो तीनों तरह के अनुभव हैं। सबसे ज़्यादा दुर्गम आपको किस एरिया में मिला? डिंडोरी के इलाके में और अनूपपुर के इलाके में। अनूपपुर में जंगल में भटकने का काफ़ी खतरा रहता है जब आप शुरू करते हैं। तो कपिल धारा से जब नीचे आते हैं पंचधारा, तो उसके सामने पूरा जंगल लगा हुआ है। तो आपको रास्ते अगर मालूम नहीं है तो थोड़ा भटक सकते हैं। उसमें मैं भटका था, दूसरे ही दिन भटक गया था। तो वो एक इलाका है। फिर उसके आगे आए तो पहाड़ों का इलाका है। पहाड़ों के बीच से माँ गुजरती हैं, तो बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, उन पर से गुजरना होता है, उन पर से चलना होता है। तो वहाँ थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ आप लाख चाहें तब भी 12-15 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल पाते, क्योंकि पत्थरों पर पाँव रख के धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना होता है। अच्छा, तो अभी आप ओंकारेश्वर के मोटक्का की जगह पर हैं, जो नर्मदा के किनारे, और यहाँ से कल सुबह प्रस्थान करेंगे। हाँ। और कल सुबह जहाँ भी जाएं, मुझे लगता है कि अब और दुर्गम रास्ते, मैंने सुना है कि सूलपानी की झाड़ी है, सूलपानी की झाड़ियाँ जो है, और हाँ। वहाँ पर भी लोग लूट लेते हैं। लूटने का तो ये पुरानी बातें हैं। अभी तो जो नए परिक्रमावासी गए हैं, उनसे जो अपनी बातचीत हुई है, तो उसके हिसाब से अब लूटने का काम उस तरह से नहीं है, लूटना बंद कर दिया है उन्होंने। क्योंकि बांध का भराव वहाँ भी हुआ है, विस्थापन हुआ है, तो मुआवजा मिला है, लोगों ने धीरे धीरे मुख्य धारा में आना स्वीकार किया है। तो अब एक तरह से जो बहुत गरीबी के दिन थे भीलों के, जिसकी वजह से वो लूटपाट करते थे, तो वो धीरे धीरे कम हुआ है, ऐसा लोग परिक्रमावासियों ने बताया है। तो हमको भी उम्मीद है कि नहीं होगी। और ये कहा जाता है दरअसल कि अगर वहाँ लूट लेना तो वो माँ ही लूटती हैं किसी न किसी रूप में, क्योंकि आपने जो ढेर सारा जीवन का बोझ बना रखा है ना, ढेर सारे सुविधाएं अपने लिए जुटा रखी हैं, तो उसको वो छीनती हैं कि बेटा इस राह पे चलना है ना, तो ये थोड़ा सा कम करो। त्याग की भावना आ जाती है। तो आप दरअसल जो जीवन का बोझ लेके चल रहे होते हैं, उस बोझ को वो थोड़ा कम करती हैं भीलों के रूप में किसी न किसी तरह से। अरे वाह! तो अगर इस रूप में भी देखें तब भी वो जो चाहते हैं उनको दे देना चाहिए। फिर गरीबी है, अगर गरीब लोग किसी एक ऐसे आदमी के पास कुछ कपड़ा देखते हैं जो उनके पहनने के लायक है, ऐसा खाना देखते हैं जो उनके खाने के लायक है, तो बांट लेने में क्या बुराई है? अरे बांटने से तो बढ़ेगा, मुझे लगता है। हाँ, तो अगर आपके पास कपड़ा है और उनको पसंद आ रहा है तो दे दें, पहन लें। वो अपन तो हमेशा पहनते रहते हैं। हाँ। उनको दे दें, वो पहन लें, और उनका कपड़ा अपन पहन के देख लें। तो ये भी तो सौभाग्य नहीं मिलता ना नगरी जीवन में। बिल्कुल, नागर जीवन में। हाँ। मध्य प्रदेश में नर्मदा 1080 किलोमीटर के दायरे में बहती है। सबसे ज़्यादा बहती है। हाँ। सबसे ज़्यादा बहती है। इसके अलावा फिर महाराष्ट्र बॉर्डर को टच करती, 90 किलोमीटर का एरिया है महाराष्ट्र का। इसके बाद गुजरात चली जाती है।
तो ये बात है कि हम 1 माह पहले या 2 माह पहले इस तट से उस तट को देखते थे। उस तट को पहुंचने के लिए 2 माह लगते हैं। है? ये जो सामने आप तट देख रहे हैं, हम लोग दक्षिण तट में हैं और ये सामने वाला तट हम लोग देख रहे हैं उत्तर तट है। वहाँ जाने के लिए हमको 2 महीने लगेंगे, जब अभी जाएंगे तो हम 20 मिनट में जा सकते हैं। लेकिन ये तप है और ये साधना है। हाँ, ये साधना क्या होता है कि जब परिक्रमा की जाती है तो परिक्रमा में जिस तट से अपन यात्रा शुरू करते हैं उसी तट पर चलते हैं, उसको पूरी करते हैं। मतलब हम लोग जो माँ है ना, नर्मदा माँ है, तो इसमें 50 फीट अंदर नहीं जा सकते। हाँ। वो जाना वर्जित है और मतलब एक तरह से अब उनका लंघन किसी तरह से नहीं हो सकता। तो ये तट जैसे ही पूरा करेंगे, इस तट को पूरा करने के बाद फिर उस तट पर आएंगे और उस तट से चलते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर जहाँ से परिक्रमा उठाई, जैसे हम लोगों ने अमरकंटक से उठाई, तो अमरकंटक से शुरू करके और भरूच तक जाना है, फिर भरूच से चल के उत्तर तट से होते हुए अमरकंटक तक जाना है। तो दूसरे तट को केवल देख सकते हैं, ठीक बात, वहाँ जा नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। हाँ। और चूँकि मैं ये चाहता हूँ कि हर प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ये परिक्रमा करनी चाहिए। सवाल ये नहीं कि तप, साधना, आस्था ये क्या होगी, लेकिन आपका शरीर जरूर अलाइन हो जाएगा। नहीं, शरीर अलाइन हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, आपकी बॉडी में 80% 79% पानी है, पानी से बना शरीर है। आप पानी के पास रहते हैं, पानी की ऊर्जा के पास रहते हैं, पानी के प्रवाह के पास रहते हैं, तो अपने आप आपके शरीर का जो तालमेल है वो पानी के साथ बनने लगता है। एक तो ये, दूसरा ये कि हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा, कम से कम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है नर्मदा, मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, ये 2 बड़े राज्यों को आप पार करते हैं पैदल चलते हुए। तो यहाँ का जो ग्रामीण जीवन है, यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ का की जो संपन्नता है, यहाँ का जो पूरा एक प्रचुर जीवन है, जो सांस्कृतिक जीवन है, वो सब कुछ आप देखते हो। मतलब हम सुबह भले पैदल चले, लेकिन शाम को जब आरती में शामिल होते हैं तो जिस जगह की आरती में शामिल होते हैं उस जगह की लोक भाषा और लोक संस्कृति से हमारा परिचय होता है। ये घर में बैठ के नहीं हो सकता। और ये नर्मदा की लोक शैली और उनके जीवन और जनजातीय लोगों को देखने का वैसा मौका नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलता है। ये तो जब आप माँ के साथ चलेंगे ना, तभी आप माँ को जानेंगे। दरअसल नदी को जानना है तो नदी के साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लोक के साथ, अगर लोक को समझना है तो लोक में जीना पड़ेगा। ठीक बात है ना। अपन क्या है कि विज्ञापनों में देख के, फिल्मों में देख के या सीरियल्स में देख के बहुत कुछ ग्लैमराइज चीजें देख पाते हैं। जो वस्तुतः इस देश का संकट है, इस देश का सुख है, इस देश का सुख है, दुख है, वो अपन की नज़र में नहीं आता। ठीक बात है, तो ठीक बात है। वो जब आप जिएंगे तो। लेकिन मेरा संकल्प था कि जब आप ओंकारेश्वर आएंगे तो हम लोग परिवार सहित आपसे मिलने आएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये दक्षिण तट है और हम अभी उत्तर तट पर भी आएंगे आप, तो फिर भी मैं मिलने आऊँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये माता जी आपसे मिलवाएगी हमें। हाँ। और संकल्प करेंगे कि मैं भी इस परिक्रमा में एक बार सपत्नीक जाऊँ। इससे बड़ी बात क्या होगी, ताकि मेरे जीवन की जो शरीर की, आत्मा की, दृष्टि की, विचार की, सबकी शुद्धि होगी, चीजें बदल जाएगी और मेरी। हाँ, सबकी विकृति, मेरा नजरिया बदल जाएगा। वही मेरा देखने का नजरिया बदल जाएगा। और ये मैं मरने के बाद वापस नहीं आऊँगा, कभी नहीं। मैं इसी जीवन में आया हूँ, इसी जीवन में रहूँगा। और जो मेरा समय मिला है, जितना मुझे यहाँ टॉपअप मिला है, उस टॉपअप से मैं जीना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। धन्यवाद। आज मैं हमारे प्रिय मित्र ओम द्विवेदी जी से, जो बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे ड्रामा आर्टिस्ट हैं, बहुत तपस्वी जीवन अभी जी रहे हैं नर्मदा परिक्रमा में, मैं इनको सादर नमन करता हूं। और मैं आस्था के साथ माँ नर्मदा को भी नमन करता हूं कि हे नर्मदा माँ, आप हमें संकल्प दें, इनकी प्रेरणा से, इनके अनुभव से हम भी आपकी परिक्रमा पैदल कर सके, वाहन से कर सके, जैसे भी कर सके, आप आज्ञा दें। अवश्य इस तट पर आपने ये बात करी है वो अवश्य पूरी होगी। नर्मदे हर। धन्यवाद।